वर्ण व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक काल की जो है वर्ण व्यवस्था देखेंगे हम कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी। कौन की? ऋग्वैदिक काल की। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ये समझो कि जो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है, तो ऋग्वैदिक काल की जो समस्त जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी प्राप्त होती है हमें, वो ऋग्वेद के बाद में जो है, जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है, इनसे जानकारी मिलेगी। तो ऋग्वैदिक कालीन जो भी सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, वो सब जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होगी। जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें किससे प्राप्त होगी? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होगी। ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की जानकारी का स्रोत है वो क्या है? तो वो ऋग्वेद है। ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था देखें हम, तो ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था है। तो ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक कालीन समाज है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। ऋग्वैदिक कालीन समाज है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ जो वर्ण है, वर्ण का अर्थ रंग से है। वर्ण का अर्थ किससे है यहाँ? तो वर्ण का अर्थ रंग से है। किससे है? रंग से। ठीक है। तो वर्ण का अर्थ यहाँ रंग से है, जाति से नहीं है। ध्यान रखना है, किससे नहीं है? जाति से नहीं है। ठीक है। किससे है? तो रंग से है। ठीक है। जैसे आर्य लोग थे, उनका गौर वर्ण है। ठीक है। और जो अनार्य लोग हैं उन्हें कृष्ण वर्ण कहा जाता है, मतलब काले रंग का जो है कहा जाता है। ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। यहाँ वर्ण का अर्थ रंग से है, जाति से नहीं था। और यहाँ जो एक और चीज है, कहीं कहीं इसे व्यवसाय और चयन के रूप में भी उपयोग में लाया गया है वर्ण शब्द को। तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द को व्यवसाय चयन के रूप में भी प्रयोग किया गया है, और रंग से तो है ही। ठीक है। इसके बाद हम देखें कि जो वर्ण व्यवस्था है, कौन सी? वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? ठीक है। वर्ण व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के ऋग्वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें क्या दिया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिया गया है, क्या दिया गया है पुरुष सूक्त में? कि विराट पुरुष के मुख से, विराट पुरुष, तो विराट पुरुष के जो मुख है
विराट पुरुष का क्या है, मुख। तो विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी गई है। किसकी, ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी गई है। और वहीं जो है भुजा से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, तो भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी गई है। भुजा से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी गई है। और जांग से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, जांग, जांग से जो है वैश्य की उत्पत्ति मानी गई है। तो जांग से वैश्य की उत्पत्ति मानी गई है। और जो है पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है, शूद्र वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। तो वर्ण व्यवस्था का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, अब पुरुष सूक्त में क्या दिया गया है, पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी गई है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी गई है, जांग से वैश्य की उत्पत्ति मानी गई है, और शूद्र से जो वो पैरों से जो है शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ जो है ब्राह्मण है वो क्या काम करेंगे, तो ब्राह्मण है वो ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करेंगे और ज्ञान विज्ञान देने का काम करेंगे। क्षत्रिय वर्ण क्या काम करेगा, तो वो योद्धा वर्ग के अंतर्गत आएगा और जो है समाज की रक्षा करने का कार्य करेगा। वैश्य वर्ण क्या करेगा, तो वैश्य वर्ण व्यापार करेगा। और जबकि शूद्र वर्ण क्या करेगा, तो जो ऊपर के तीनों है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करेगा। ठीक है, अब तो इस प्रकार से जो शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है, इस प्रकार से जो है देखें हम कि शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, अब जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है, जो ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था है, ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि किस पर आधारित थी, बल्कि कर्म पर आधारित थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित थी। मतलब इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं, 2 उदाहरण मिलते हैं। तो इसके उदाहरण देखें हम, तो इसके उदाहरण भी मिलता है। तो ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक बालक कहता है, क्या कहता है बालक ऋग्वेद के 9वें मंडल में, कि मैं कवि हूं। मैं क्या हूं, मैं कवि हूं। मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माँ अनाज पीसती है, अनाज पीसती है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक बालक कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसने का कार्य करती है।
ठीक है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में एक और उदाहरण मिलता है, और ऋग्वेद में उल्लेखित है, ऋग्वेद में उल्लेखित है कि विश्वामित्र के पूर्वज, जो विश्वामित्र के पूर्वजों ने अनेक राज्यों की स्थापना की थी, अनेक राज्यों की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो विश्वामित्र हैं वो जन्म से तो क्षत्रिय वर्ण के हैं, तो विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय वर्ण के थे, जन्म से क्षत्रिय वर्ण के थे, ठीक है। और कर्म से ऋषि अर्थात ब्राह्मण वर्ग के थे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन पढ़ रहे थे हम, और ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में हमने देखा था कि जो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, तो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। फिर हमने ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को बिंदुओं के आधार पर बांटा था, और उनमें से पहला बिंदु है वो वर्ण व्यवस्था है, और ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो किस पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। लेकिन जहाँ जो वर्ण है वह वर्ण का अर्थ रंग से है, जाति से नहीं है। वर्ण का अर्थ किससे है, रंग से है, मतलब गौर वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो वर्ण व्यवस्था की बात करें हम, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन समाज है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। और पुरुष सूक्त में क्या दिया गया है कि विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति मानी गई है, भुजा से जो है क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है, जांग से जो है वैश्य वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है, जबकि पैरों से जो है शूद्र वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग क्या कार्य करेगा, तो ये अध्ययन अध्यापन का कार्य करेगा। क्षत्रिय वर्ण युद्ध और जो है अस्त्र शस्त्र चलाने का कार्य करेगा, ठीक है। वैश्य वर्ण जो है व्यापार करने का काम करेगा, और जबकि शूद्र वर्ण है वो इन तीनों की जो है सेवा करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। तो शूद्र शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, और जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। मान लीजिए मैं जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किस वर्ण से माना जाऊंगा, मैं ब्राह्मण वर्ग से माना जाऊंगा। वहीं जो है भले ही मेरा जन्म जो है वैश्य वर्ण में हुआ हो, क्षत्रिय वर्ण में हुआ हो, ऐसे ही जो है जो युद्ध आदि अस्त्र शस्त्र चलाने का कार्य कर रहा है वो क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आता है, भले ही जो है उसका जन्म ब्राह्मण वर्ण में हुआ हो या जो है वैश्य वर्ण में हुआ हो, ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी, और इसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं हमें ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल में एक बालक कहता है कि मैं कवि हूँ और मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसने का कार्य करती है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी हो गई कि नहीं, कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसने का कार्य करती है, ठीक है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में दूसरा उदाहरण मिलता है, और दूसरा उदाहरण क्या मिलता है कि विश्वामित्र के पूर्वजों ने अनेक राज्यों की स्थापना की थी,
तो इस प्रकार से विश्वामित्र जो है क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आएंगे, लेकिन विश्वामित्र कर्म से जो है ऋषि या ब्राह्मण वर्ग के थे। ठीक है, तो किस वर्ण के थे? तो ऋषि या ब्राह्मण वर्ग के